चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस सेट 1 के विषय गणित। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती है। छोटी से छोटी संख्या कह रहा है और हमारे पास अंक है, क्या क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, 3 है, 2 है तथा 0 है। यहाँ याद रखना, मैंने कई बच्चों को देखा है ये तथा के बाद वाला अंक को लिखना भूल जाते हैं। तो अंतिम जो अंक है ना बच्चों, वो तथा के बाद ही रहेगा। मान लो 3 अंक का है, लिखा है 2 है, 3 है, और तीसरा अंक हमेशा कॉमा के बाद नहीं रहेगा। यहाँ कॉमा नहीं लगता तथा के पहले, वो तथा के बाद रहेगा। मान लो ऐसे ये 3 अंकों 3 अंक है, 2, 3 तथा 5। ऐसे ही याद रखना, जब भी कोई भी संख्या बनाने के लिए अंक दिया रहेगा तो अंतिम अंक ये तथा लिखाएगा, उसके बाद ही लिखा रहता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे पास कुल 6 अंक। अब प्रश्न में कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए शून्य से ठीक बड़ा संख्या देखते हैं, कौन है, 2। तो 2 पहले लिखाएगा और जो 0 है इस तरफ से जा लिखते समय दूसरे नंबर पे। अब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो 2 के आगे 3, और 3 से बड़ा देखो इसमें 5, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 9। तो इस तरह बन गया हमारा संख्या क्या, 2,03,579। किस पे बना है देखो, ये ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 2,03,579। तो यही बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न ध्यान से सुनिए। एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है बच्चों। 1/3 माने क्या होता है, अगर चित्र बनाए तो 3 बराबर भाग में बटा हो तो उसके एक भाग को 1/3 कहते हैं। ठीक है, 1/3 कहते हैं। तो ये क्या है, अशिक्षित है, यानी ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये 1/3 और 1/3 भाग अशिक्षित है लिखा है, और लिखा है अशिक्षितों की संख्या भी दिया है, कितना है, 2000। तो देखो चित्र से स्पष्ट है भाई, जब एक भाग अशिक्षित है तो ये जो बचा है 2 भाग, ये क्या होंगे जी, शिक्षित होंगे। क्या होंगे, शिक्षित होंगे। तो शिक्षितों की संख्या पूछा है, तो एक भाग में 2064 है तो सब भाग में तो 2064 होगा। सिंपल सी बात है। 1/3 अशिक्षित है, यानी कि 3 बराबर भाग में एक आयताकार चित्र बना लिया, आकृति बना लिया। एक भाग को 1/3 कहेंगे, 3 बराबर भाग में बांटे हैं तो वो भाग अशिक्षित है। तो बचा 2 भाग वो शिक्षित होगा। तो 1/3 यानी एक भाग 2064 है, ये भी दिया है देखो। तो 2 भाग, तो दोनों भाग में तो 2064 रहेगा ना। तो चाहो तो इसको भी जोड़ सकते हो, जैसे सिंपल सा है। 6 दूनी 12, कितना है, 4128। तो 4128 ऑप्शन ए में देखो दिया है, यही इसका आंसर है। ठीक, या कर सकते थे 2064 को 2 से पूरा करके, तो भी यही आंसर है। ठीक, तो इस तरह से चित्र से जब समझोगे ना, भिन्न का चित्र तो आसानी से दिखता है कि हाँ भाई 1/3 शिक्षित है। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 में से एक भाग शिक्षित है। हर में लिखा है 3, अंश में लिखा है 1, इसका मतलब होता है कि ये 3 में से एक भाग। तो 3 में से एक निकाल दो तो क्या बचेगा, 2/3।
तो ये वास्तव में क्या है, 2/3 भाग है शिक्षितों की, यानी 2 भाग। तो ये आ गया उत्तर। क्लियर। चलिए, चलो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योग 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या हो। देखो, कभी भी दो संख्याओं का योग दिया रहे और एक संख्या दूसरी संख्या से, जो पहला संख्या है, देखो समझो ऐसा, ये दो संख्या है, ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या। तो दोनों संख्या का योग फल करें तो वो होता है 1050। कितना होता है, 1050 लिखा है ना। और एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, यानी ये वाला ज्यादा है। पहला जो संख्या है दूसरी संख्या से ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, और दूसरा संख्या छोटा है, ये भी जानो। कौन छोटा संख्या कौन बड़ा संख्या कैसे जाने, दूसरी संख्या से 240 अधिक है हुआ ना, तो ये 240 ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कह रहा है, दूसरी संख्या छोटी संख्या है। छोटी संख्या जानना है ना बच्चों, तो ये जो कितना ज्यादा है 240 का, उसको इसमें से घटाते हैं योगफल में से। ठीक, अगर छोटी संख्या पूछा तो घटा के 2 से भाग किया जाता है, बड़ी संख्या पूछता तो जोड़ के 2 से भाग करते। तो चलो 1050 में से घटाते हैं, क्या आया देखो, 810। बस ये 810 को फिर 2 से भाग करना रहता है। 2 चौक 8, उतारेंगे 1 तो 2 शून्य शून्य बचा 1, उतारेंगे 0, 2 पंचे 10, क्या है 405। यही बच्चों वह छोटी संख्या है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। इस तरह का प्रश्न बच्चों, जब दो संख्या का योगफल दिया हो और एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी या बड़ी दिया है, समझ जाओ छोटी बड़ी जो दिया रहता है वो अंतर है। तो योगफल और अंतर दिया हो ना, तो छोटी संख्या पूछे तो उसको घटाकर जो भी संख्या मिलेगा उसको 2 से भाग करना रहता है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो इसी 1050 40 को जोड़ते, इस तरह जोड़ते और जोड़ने के बाद 2 से भाग करते। तो दो जोड़ने के बाद 2 से भाग करते तो क्या आता, देखो ये 9 उतारते, 9 उतारते तो 2 चौका 8 आता, ऐसे बचता है, फिर 0 उतारते, इस तरह 645 आता। ये बड़ी संख्या है और ये जो 405 है छोटी संख्या है। दोनों को जोड़ोगे तो ये 1050 होगा। जोड़ के देख लो, टेस्ट के लिए बता देता हूँ, 645 और 405, देखो आया। तो ये परीक्षण भी हो गया कि हमने जो उत्तर लाया है वो बिल्कुल सही है। क्लियर, तो इस चीज को याद रखिए। अब आते हैं इस प्रश्न पर। यदि 4 घंटियां परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट तथा 32 मिनट के बाद बजती हैं, यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो फिर वे पुनः एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो इस बहुत बार हल कर लिए है, जान रहे हैं क्या निकालना रहता है, लघुत्तम। तो कितना कितना है, 10 है, 10 मिनट है, उसके बाद 18 है, 18 के बाद 24 है, 24 के बाद 32 है, कुल मिला के 4 घंटी है। 4 संख्या होगा, देखो लघुत्तम निकाले, 2 पंचे 2 निया 2 बारम 2 16 दूनी 32 होगा। ठीक, अब 2 से और देखें तो ये 2 छक्का 12 जाएगा, 2 अट्ठे 16 जाएगा। फिर 2 से देखें, 2 तिया 6 जाएगा, 2 चौका 8 जाएगा। फिर 2 से देखें तो 2 दूनी 4 जाएगा। फिर ये 2 से देखें तो 2 एक कम 2। अब बचा क्या क्या, विषम संख्या जो अभी तक भाग नहीं गया है, 5 बचा है, 9 बचा है, 3 बचा है। अब इनको भाग करना है तो देखो 3 तिया 9, 3 एक कम 3, फिर 3 से 3 एक कम 3। अब क्या बच गया है, 5 बच गया है, फिर 5 से ही जाएगा, हो गया। अब इसी का क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो ये 2 और 5 हो तो मैंने बताया था उनका कर लेना। तो 5 दूनी
10। ठीक, अब बचा उनका गुणा करना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब 48 तिया करके देखना है तो 48 तिया 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, यानी कि 144। और 144 को 10 से गुणा करना माने 144 को लिख दो, बगल में एक शून्य लिख दो। अब एक किसका गुणा किए थे, देखो ये मिनट है, मिनट क्या है, मिनट है। तो मिनट को क्या बनाना रहता है, घंटा। चलो घंटा बनाते हैं, 60 से भाग करेंगे, 0 0 कट गया। अब देखो 6 दूनी 12, बचेगा 2, 24 बन गया, 6 चौक 24, कितना घंटा, 24 घंटा। तो ऑप्शन बी में देखो लिखा है 24 घंटा। यही इसका आंसर है बच्चों। इसका सिंपल सा फंडा है, जब भी इस तरह का घंटी वाला प्रश्न आएगा तो जो भी मिनट या सेकंड में समय दिया है उसका निकालना रहता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त निकाल लोगे, अगर वो मिनट में दिया है और लघुत्तम समापवर्त 60 से ज़्यादा आया तो उसे 60 से भाग करके घंटे यानी घंटा बनाना है। अगर सेकंड में दिया हो और 60 से ज़्यादा लघुत्तम समापवर्त आया तो 60 से भाग करके उसको मिनट बनाना रहता है। ठीक, तो हमारा लघुत्तम समापवर्त कितना आया, ये 1440 आया। कितना आया, 1440 को हमने क्या किया, 60 से भाग करके मिनट था तो घंटे बनाए। कितना उत्तर है, 24 घंटे। यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है देखो, 4 धन 33/10 धन 3/100 धन 33/1000 को सरल करने पर प्राप्त हो। देखो बहुत सरल प्रश्न है। 33/10 का मतलब क्या होता है उसको समझो। 33/10 का मतलब होता है 33/10, यानी कि इसका हो जाएगा उत्तर 3.3। देखो एक शून्य है ना, 10 में कितना, एक शून्य, माने एक अंक के आगे दशमलव लगता है, ऊपर की संख्या में। ठीक, इसको दशमलव में बदलें 3/100 को। 100 में देखो कितना शून्य, 2 शून्य है, मतलब 3 के आगे 2 अंकों बाद लगेगा, तो ये इस तरह हो गया। देखो 0.03। ये और कई बार बता चुका हूँ। फिर 33/1000 लिखा, 33/1000। तो 1000 में 3 शून्य है, माने 0.3 अंक पहले से है, एक 0 और लगाएंगे, ये आ गया इसका उत्तर। क्लियर। तो 33/10 मतलब 3.3 होता है, और 3/100 मतलब 0.03, और 33/1000 मतलब 0.033। अब बस, अब देखो हमारे पास क्या था पहले से, 4, तो 4 में जोड़ेंगे इसको जी, 3.3, और ये है 0.03, और ये है 0.033। अब इसी को जोड़ना है, 3 हो गया, 3 3 6, 3.43, 7, 7.363। देखो किसमें, ऑप्शन बी में देखो दिया है, यही इसका सही उत्तर है। भिन्न को, यानी इस तरह हर में 10, 100, 1000 दिया है तो सिंपल सा है, उसमें कितना शून्य है, 10 में एक शून्य है तो दशमलव इधर दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर एक अंक के आगे लगता है। 100 में 2 शून्य होते हैं, इसका मतलब 2 अंक के आगे लगेगा। अंश की संख्या को लिख दो, अगर एक ही अंक है तो 0 लगा के उसको 2 अंक बनाओ, लेकिन 2 अंक के आगे ही दशमलव लगाना है। यहाँ देखो 33/1000 में मैंने क्या किया, भाई 1000वें स्थान को दिखाता है वो, जैसे बटे 10 का मतलब 10वें स्थान पे लिखना है 33 को, तो भाई 10वें स्थान, कोई भी स्थान एक ही अंक है ना, तो 10वें के आगे में चला जाएगा 3 इकाई में। 100वें, 3/100 का मतलब क्या है, 100वें स्थान पे 3 को लिखना है तो लिखाया है 10वें 100वें स्थान पे। 33 को 1000वें, तो 1000वें के स्थान पे एक ठो 3 आएगा, दूसरा जो है वो 100वें की जगह में आ जाएगा। समझे रहोगे तो आसानी से कर सकते हो। फिर इस तरह लिख लेने के बाद
पूर्णांक संख्या की कब रहेगा, 10 में सम, 10 में सम रहेगा। इस तरह जोड़ लिए, उत्तर आ गया। तो ये रहा बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 45। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है बच्चों, 97। ये तो ये आना चाहिए भाई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 का योग है कह रहा है, तो जोड़ना है, सिंपल सी बात। अब 97 और इसको जोड़ोगे क्या आएगा, 99। बिल्कुल सरल प्रश्न था। हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखना और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखना आना चाहिए था। दूसरा चीज योग करना, योग करना माने जोड़ना। तो 97 और 2 को जोड़े क्या है, 99, यही ऑप्शन सी में देखो दिया है। क्लियर, आशा समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो कोण से संबंधित प्रश्न है। एक न्यून कोण की माप खाली स्थान होता है, 90 से अधिक तथा 180 से कम, तो ये तो अधिक कोण कहलाता है रे भाई। 90 से अधिक 180 से कम क्या कहलाता है, अधिक कोण। 0 से अधिक तथा 90 से कम यही कहलाता है न्यून कोण। यानी कि ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। एक न्यून कोण की माप पूछा है, तो एक न्यून कोण की माप 0 अंश से अधिक तथा 90 से कम होता है। और 30 से अधिक, 60 से कम, ऐसा तो कोई कोण ही नहीं होता। 90 से अधिक, 90 से अधिक अधिक कोण कहलाता है, लेकिन वो 180 से कम भी होना चाहिए। तो ये अस्पष्ट है, ये भी अस्पष्ट है। तो आपको पढ़ाया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर है बच्चों। चलो देखिए 48 नंबर का प्रश्न। एक विक्रेता को एक मोटरसाइकिल 52,500 में बेचने पर 4500 रुपया का लाभ हुआ। तो देखो विक्रय मूल्य कितना है रे भैया, विक्रय मूल्य है 52,500। अब इतना में बेचा तो उसको लाभ हुआ कितना का, 4,500 का, 4,500 का लाभ हुआ। ठीक, तो उसे 4500 रुपया की हानि पर बेचने से कितना मूल्य प्राप्त होगा, ये कह रहा है। तो देखो अभी तो लाभ पर बेचा है, तो इसका पहले क्या जानना पड़ेगा, कितना में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य जानना पड़ेगा। क्रय मूल्य, तो याद रखो विक्रय मूल्य कैसे बना है, विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य और लाभ जुड़ा हुआ है, तो इसमें से लाभ को निकाल देते हैं यानी घटा देते हैं, तो क्रय मूल्य मिलेगा। चलो 0 में से 0 गया, 5 में से 5 गया 0, अब 12 में से 4 गया 8, इस तरह कितना आया 48,000। तो 48,000 में वास्तव में उसने खरीदा था। अब हानि में बेचेगा, तो हानि में बेचेगा मतलब जितना में खरीदा था उससे कम में बेचेगा, तो 48,000 में हानि हो रहा है 4500। 4500 को घटा देते हैं, पता चल जाएगा कितना में बेचा था। 0 में से 0, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3। अब इस तरह कितना है 43,500। तो 43,500 देखो ऑप्शन डी में दिया है बच्चों, यही इसका आंसर। ये पूछा है प्रश्न में कि अगर हानि में बेचे तो कितने में बेचेगा, कितना हानि में, 4,500। प्रश्न में क्या दिया था देखो, एक विक्रेता ने एक मोटरसाइकिल 52,500 में बेचा तो 4,500 का लाभ हुआ। तो भाई विक्रय मूल्य से लाभ घटा दोगे तो हमको मिलता है क्रय मूल्य। अब जब तक क्रय मूल्य नहीं जानोगे तुम हानि में कितना में बेचा, कैसे जानोगे। ठीक है, तो पहले निकाला हमने विक्रय मूल्य में से लाभ घटाकर क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य में से हानि हो गया तो क्रय मूल्य से कम होगा जी, तो उसमें से घटा दिए हानि को। हानि को क्या किए, घटा दिए, तो मिल गया हमको हानि में कितना में बेचा था। तो ये 43,500 इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो
दी गई आकृति में बना कोण है, ये कोण कौन सा कोण है पहचानना है। तो 0 से बड़ा 90 से कम होता है। बृहद कोण 180 से बड़ा होता है। सरल कोण ही है बच्चों ये। क्या कोण है? सरल कोण। यहाँ पर 180 अंश का कोण बनता है। तो 180 अंश के कोण को, जिसका कोण सीधा बनता है, एक सीधी रेखा के किसी बिंदु पर बना कोण कहलाता है सरल कोण। तो ऐसे ही तो बना है, अधिक कोण तो है नहीं। ये कोण कौन सा है? सरल सरल कोण की ये जो आकृति है, जो चित्र है, वो है बच्चों। ठीक, चलिए दंड आलेख से संबंधित प्रश्न आ गए हमारे सामने। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। दिया गया दंड ग्राफ कक्षा 5 के एक विद्यार्थी द्वारा 4 मासिक परीक्षाओं के अंकों को दर्शाता है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए सर्वाधिक अंकों और सबसे कम अंकों का योग कितना होगा? प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखो। सर्वाधिक अंकों और सबसे कम अंकों। तो देखो सबसे ऊंचा जो रहेगा वो सर्वाधिक अंक को दर्शाता है। तो सर्वाधिक अंक कितना है? 90 है। ठीक, और सबसे कम देखें तो सबसे कम ऊंचाई इस स्तंभ का है, तो ये कितना है? 40। अब उसका क्या करना है? तो सीधी सी बात, 9 4 13 130 हुआ। ऑप्शन ए में देखो दिया, यही इसका आंसर है बच्चों। ये क्या दर्शाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 जो माह में उसका जो टेस्ट हो, परीक्षा हुआ, उसको इतना इतना अंक मिला था। ये 40 मिला था, 50 मिला था, एक में 70, एक में 90। तो कह रहा है सर्वाधिक अंक, माने सबसे ज्यादा अंक को बोलते हैं सर्वाधिक। तो सर्वाधिक अंक मिला था 90 और सबसे कम मिला था 40। दोनों को योग करने के लिए बोला था, तो योग कर दिए, उत्तर आ गया। सिंपल। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। 42 के गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे? 42 के गुणनखंड लिखेंगे। 42 के गुणनखंड, पहला गुणनखंड 42 खुद होगा। तो दूसरा गुणनखंड, चूंकि सम संख्या है तो इसका आधा होता है 21। क्या होता है? 21। अब देखो 21 से छोटा संख्या जिससे 42 विभाजित होता है वो है बच्चों 14। 14 या 42। अब उसके बाद देखें 42 किससे विभाजित होता है? तो 14 है ना। तो फिर इसमें समझ जाओ 7 ही आएगा। 7 से 7 छक्का 42, सत्ते भी 42 होता है। और 4 से देखें तो 4 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। तो 4 के बाद 2 14 किया तो 3 से भी होगा। 6 है माने 3 से होगा ही, क्योंकि 6 जो है 2 गुणित 3 से बना है। तो 6 से विभाजित हो रहा है माने 3 से भी होगा। 3 आ गया, अब 2 आ गया और 1। तो एक तो सब संख्या का गुणनखंड होता है। कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ऑप्शन भी दिया है। तो 42 के बच्चों कुल 8 गुणनखंड होते हैं। ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से निकालते हैं। दूसरा एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है चलो बताते हैं, ध्यान से देखो। ये मिटा देते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 42 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। ये हो गया 7 से जाएगा, 7 एक कम 7। अब इसको लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 7 हो गया। अब क्या करना है? इसका घात देखें तो कुछ भी घात ना हो ना बच्चों, तो इसका घात 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1। ठीक, ध्यान, किसी संख्या का घात नहीं माने उसका एक घात रहता ही है। अब ये घात संख्या जो आया अभाज्य गुणनखंड, उसी घात संख्या को एक एक ज्यादा करके लिखना है। तो एक घात है तो 2, इसका भी एक घात है तो इसका भी 2 लिखेंगे, इसका भी एक घात है तो इसका भी 2। बस अब इसको हल करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखो वही उत्तर है। तो 8 इसके सही जवाब है। अब ये कब काम आता है? देखो 42 का गुणनखंड अभी जैसे मैंने पिछला लिख के बताया वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें छूटने का चांस रहता है।
मान लो कोई बड़ा संख्या दिया हो और उसके गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो यही विधि सबसे बेस्ट विधि। उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना और इस तरह गुणा के रूप में लिखने के बाद उसके घातांक जितने भी आएंगे उससे एक अधिक घात लिखने के बाद फिर उसका आपस में गुणा करना घातांकों का, एक अधिक करके ना, तो जो उत्तर मिलेगा गुणनफल वही उसके गुणनखंडों की संख्या है। क्लियर? चलिए, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। कितना लिखा है? 37.188 और ये भाग का चिन्ह है 3.6। भाग करना है तो भाग करोगे और क्या है, भाग ऐसे कर लो। 37.188 किससे भाग करना है? 3.6 से। 3.6 से। तो देखो 37 है, तुम लोग सोचोगे कि इसका भाग करेंगे तो हो जाएगा 37 आ जाएगा, 36 से कम 36, ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्या करें, सबसे पहले ना ये देखो, दशमलव वाली संख्या का भाग करोगे तो दशमलव बाद अंकों की संख्या एक बराबर होना चाहिए, एक बराबर। तो दशमलव बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव बाद एक ही अंक है, तो इसको 3 अंक करो ऐसे। अब देखो दशमलव बाद 3 अंक हो गया, ये भी 3 अंक हो गया। अब भाग कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हो, दशमलव को मिटा दो। दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हुआ, उसके बाद दशमलव मिटा सकते हो। तो इस तरह आ गया 37,188 को हमको भाग करना है 3600 से। चलो, तो कितना बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा और क्या है 3600। क्या बचा जी? 118 और उतारेंगे 8। अब 3600 से कितना बढ़ जाएगा भाई? ये तो कम है, 3600 छोटा है तो शून्य बार ही जाएगा। तो शून्य बार में क्या बचा? 11, फिर 88 है तो बचा ही रहेगा। दशमलव लगाएंगे, अब शून्य उतारेंगे। ठीक है। अब देखो ऑप्शन में 10 दशमलव पहले, केवल एक ही ऑप्शन में, तो आगे आपको हल करने, भाई दशमलव के पहले 10 केवल एक ही ऑप्शन में है तो आगे क्यों हल करोगे? बस ये ऑप्शन ध्यान में देखना रहता है कि हाँ 10 दशमलव पहले एक ठो में, तो बाकी अब आगे हल नहीं करना है, यही आंसर। अब ऐसा ओरिजिनल परीक्षा में भी करोगे। जितना में उत्तर आ गया बाकी में नहीं है ना 10, बाकी में भी 10 रहता तो दशमलव बाद भी पहाड़ा पड़ता। समझ रहे हो? तो अब नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, यही आंसर। क्लियर? यही तरीका है बच्चों। तो सबसे जरूरी चीज क्या बताया वो ध्यान दो एक बार और। दशमलव संख्या में भाग संक्रिया करते समय और घटाते समय याद रखना, दशमलव बाद अंकों की संख्या समान किए बगैर बिल्कुल से भी मत करना, नहीं तो गलत उत्तर आता है। तो दशमलव बाद पहले अंकों की संख्या समान करेंगे, उसके बाद दशमलव हटा देंगे, पूर्णांक संख्या बना देंगे, फिर उनको भाग करेंगे, तो जो उत्तर आएगा वही आंसर होता है। ठीक? चलिए अगला देखिए। देखो क्या लिखा है। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। 3 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? देखो एक संतरा कितना मिलता है? 2.50 में। तो 3 दर्जन मतलब क्या होता है, इधर करके बताता हूँ। 3 दर्जन देखो वास्तव में कैसे समझना। 3 दर्जन का अर्थ होता है बच्चों 3 गुणित 1 दर्जन, और 1 दर्जन में क्या होता है? 12 होता है। तो 12 तिया 36, यानी 3 दर्जन बराबर क्या लिख सकते हैं? 36 संतरे। तो एक से अधिक का जानना रहता है तो क्या करते हैं, उस कुल वस्तु की संख्या से गुणा किया जाता है। ऐकिक नियम का प्रश्न है। ठीक? तो एक का जान रहे हैं तो एक का जितना दाम है, कितना ठो वस्तु खरीद रहे हैं, तो 36, तो 36 से गुणा करेंगे और क्या। तो देखो शून्य का तो शून्य हो गया भाई। अब 25 का गुणा कर लो, शून्य को लिख दिए, 25 का गुणा कर लो, 25 छक्का 150, हासिल 15, 25 दिए 75, और 75 और 15 कितना होता है? 90। तो ये हो गया 90।
दो अंक के आगे दशमलव है, 2 अंक के आगे दशमलव करेंगे, क्या आया 90 रुपये। तो देखो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक, तो 90 रुपये में 3 दर्जन संतरे मिलेंगे, यानी 36 संतरे मिलेंगे। यही इसका आंसर है। सिंपल सा प्रश्न था। एक का हमको दाम पता था एक संतरे का, तीन मेन चीज था 3 दर्जन को संख्या में बदलना। तो 3 दर्जन माने 3 गुणित 12, 1 दर्जन 12 होता है, तो 3 दर्जन में 36 संतरे होंगे। ठीक, तो 36 से गुणा कर दिया, 2.50 क्या आ गया 90, तो 90 रुपये मिलेंगे। क्लियर? चलो, आशा है समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्न देखते हैं। देखो क्या लिखा है। किसी दिन 6:14 में से रात 8:02 तक घंटों और मिनटों की संख्या है, पूछता है। यानी कि ये दिन का 6:14 है, अब रात के 8:02। तो उसमें और क्या है जी, घटाना है। तो देखो ये रात का है, ये दिन का है, ये इसे समझे 6:14, ये AM है, प्रातः का समय है, और ये 8:02 ये रात लिखा है ना, क्या लिखा है 2 बजे तक रात लिखा है, तो ये PM है, यानी रात का समय है, संध्या शाम का समय। अब इसको आपस में घटाना पड़ेगा। तो देखो अगर AM से PM हो जाए तो PM वाला समय में 12 जोड़ के घटाया जाता है, क्योंकि 12 बजे के बाद का है, तो 12 इसमें जोड़ देंगे तो ये 20:02 है। इसमें से घटाएंगे 6:14 को। याद रखना, अगर AM है दूसरा समय PM है, तो उनको घटाते समय अंतिम समय में 12 जोड़ने की बात करना। अगर AM है ये भी तो AM रहता है, ये भी तो नहीं करते ऐसा। ठीक है, चलो घटाते हैं। 2 मिनट में से 14 मिनट नहीं घटेगा ना, तो क्या करेंगे भाई, अब इसमें से 1 घंटा है तो 1 घंटा ले लेते हैं, तो 19 बचेगा। 1 घंटा माने 60 मिनट, मिनट बनाया हमने, क्योंकि 2 मिनट में से 14 मिनट नहीं घट रहा था। तो 20 घंटा है, 20 घंटा में से 1 घंटा लिया तो वो मिनट बना के 60 मिनट हो गया। 60×2 = 62, अब 62 में से 14 घटाओगे, क्या है कि 12 में से 4 गया 8, इस तरह ये हो गया 48, यानी 48 मिनट बचा। 62 में से 48 घटाए 14 घटाए तो जी, अब 19 में से 6 घटाना मैंने कितना होता है 13। ये अब 13 बजे को क्या बोलते हैं, अब तुमने फिर, हाँ सॉरी, तो अब 13 घंटे 48 मिनट का समय आया। देखो किस में है, ऑप्शन ए में देखो दिया हुआ है 13 घंटे 48 मिनट। क्या किया हमने, ये प्रश्न कहाँ पर कठिन था, ध्यान, कितने मिनट हुआ, ये बीच का अंतराल पूछ रहा है, और अंतराल जानने के लिए हमेशा घटाना पड़ता है। अंतर करोगे तो अंतराल मिलेगा जी। कठिन ये था इसमें का कि रात का समय है 8:02, और ये सुबह का समय है, तो सुबह से रात जाने में 12 बजे को पार किया जाता है, तो इसीलिए अंतिम समय में 12 जोड़ेंगे, तो इस तरह 8:02 में 12 जोड़े क्या आया 20:02। उसी में से जो प्रारंभिक समय था, शुरू का समय, सुबह का समय, उसको घटा दिए। और घटाने का सामान्य घटाना वाला नियम नहीं होता, याद रखना, कि 2 को 12 माने 12 में से 4 गया तो 8, ऐसे नहीं करना है। ये 2 मिनट है, ये 14 मिनट है, तो 2 मिनट में से 14 मिनट नहीं घटा सकते, तो 20 घंटे में से 1 घंटा हमने क्या लिया, उधार लिया, मान के चलो, या चिल्ला कराए, तो 19 घंटा बचा, और 1 घंटा मिनट बनाया तो 60, पहले से 2 मिनट और था, इस तरह 60×2 = 62 हो गया। ठीक, तो 60×2 = 62 में से घटाएंगे 6, फिर 19 में से 6, ये उत्तर है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखो, 496 भागित 318 का निकटतम में से कर है 496 भागित 318 का निकटतम सैकड़ा में मानो। तो देखो ये धन है कि भाग है, ये समझ नहीं आ रहा। धन दिया, धन है, धन 496 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है लिखा, तो ये हो गया 496
496। तो ये हो गया 496 और 318। अब इसको जोड़ें, 8 6 14 और 9 10 11, ये कितना हो गया? 814 हुआ। तो 814 में किसका सैकड़ा का निकटतम मान? तो सैकड़ा तो ये है। अब सैकड़ा के बगल को देखते हैं तो 5 से छोटा अंक है, यानी ये 800 के ही निकट होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्लियर? भाई सैकड़ा का निकटतम पूछा है तो सैकड़ा के बाद तो सब जीरो हो जाता है। सैकड़ा को लिखते हैं सैकड़ा से छोटे जो स्थान होते हैं वो जीरो लिख दिया जाता है। और ठीक सैकड़ा के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा अंक होता तो सैकड़ा में 1 जोड़ते, लेकिन सैकड़ा के बगल दहाई में 5 से छोटा अंक है, इसलिए कुछ नहीं जोड़ेंगे। यही इसका आंसर है। आशा है समझ में आ गया होगा। अगला देखें, 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो 50 और 60 के बीच कौन कौन से अभाज्य संख्या है उसको पहले लिखेंगे। तो 50 के आगे होता है कौन सा अभाज्य संख्या? 53। और 53 के आगे होता है 57, तो नहीं होता 59। तो बस ये दो ही अभाज्य संख्या होता है 50 और 60 के बीच में। तो इन्हीं का क्या कह रहा है जी? गुणनफल। तो गुणा करोगे तभी तो गुणनफल आएगा। तो 53 और 59 का क्या करना है? गुणा करना है। तो 9 तिया 27 हासिल 2 और 9 पंचे 45, 45 2 47 हो गया। इकाई में शून्य, इकाई में शून्य करते हैं, दहाई का पाड़ा करते हैं। 5 तिया 15 हासिल 1, 5 पंचे 25 और 1 26 जोड़ते हैं। 7 7 5 12, 6 4 10 11 हासिल 1 3, 3127। ऑप्शन ए में देखो दिया है, यही इसका आंसर। क्या जानना था? 50 और 60 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, ये जानना था। तो 50 और 60 जो संख्या है 53 और 59। अब फिर उनका गुणनफल कह रहा है तो गुणा करोगे तो गुणनफल मिलता है। इस तरह गुणा किए 53 और 59 का मिल गया उत्तर। ठीक, सिंपल सा प्रश्न था। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 13 यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 मीटर है। अब जरा सोचो, यहाँ चित्र बनाता हूँ। हमें वर्ग की भुजा की लंबाई पता है 13 मीटर, ये दिया है। अब क्या लिखा है? परिमाप बराबर है। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप मतलब क्या होता है? चारों भुजा का माप। तो चारों भुजा का माप 13 13 है, तो 13 चौक 52, यानी 52 मीटर होगा परिमाप वर्ग का। तो इसका मतलब इस आयत का परिमाप भी 52 मीटर हुआ, क्योंकि लिखा है ना वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है। तो तुमको वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई पता है, तो 13 मीटर है, तो इसका परिमाप तो जान गए ना, 13 चौक 52। इसका भी जान गए, आयत का, इसका भी 52 मीटर परिमाप है। आयत की चौड़ाई 12 मीटर है लिखा है, तो इसका चौड़ाई दिया है 12 मीटर। आयत की लंबाई जानना है तो बिल्कुल ये 12 मीटर मतलब ये भी 12 मीटर होगा। और परिमाप पता है तो परिमाप में से सबसे पहले क्या किया जाता है? दो चौड़ाई पता है ना 12, यानी 24 को घटा दो, क्या आएगा? 12 में से 4 गया 8 हासिल 1, तो इस तरह 28। अब ये 28 क्या है भाई? ये परिमाप यानी चारों भुजा का माप है। तो दो चौड़ाई को घटा दिए तो बचा ये दोनों लंबाई। तो ये 28 दो लंबाई है, तो एक लंबाई जानना है तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 1 कम 2। अब उतारेंगे 8, 2 चौक 8, यानी कि 14 मीटर क्या हो गया? उस आयत की लंबाई है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चित्र बना करके हल करोगे समझते हुए तो आसानी से हल हो जाता है। मैंने क्या किया देखो, एक वर्ग का चित्र बनाया, एक आयत का चित्र बनाया। प्रश्न में वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है, यानी हर एक भुजा 13 13 मीटर है और परिमाप होता है सभी भुजाओं के माप का योगफल। तो 13 13 को 4 बार जोड़ो या 13 चौक 52 बोलो, एक ही बात है।
तो 52 मीटर होता है। इस वर्ग का जो परिमाप है 52 मीटर है, पता चल गया जी। अब प्रश्न में लिखा है वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, तो इस आयत का भी परिमाप 52 मीटर होगा, ये भी क्लियर हो गया प्रश्न से। की चौड़ाई दिया था, तो भैया चौड़ाई दो ठो होता है, लंबाई भी दो ठो होता है, तो ये चारों यानी दो लंबाई क्या होता है, दो लंबाई धन दो चौड़ाई बराबर होता है आयत का परिमाप होता है ना। तो दो चौड़ाई को परिमाप में से घटाओगे तो बचेगा दो लंबाई, तो ये आया ना, ये परिमाप था 52 मीटर, दो चौड़ाई को घटाया तो बचा दो लंबाई। अब दो से भाग करोगे तभी तो एक लंबाई मिलेगा। इस तरह 14 मीटर आ गया उत्तर। बिल्कुल सरल प्रश्न था। ठीक, चलो अगला प्रश्न बताने के लिए पहले इसको खाली करता हूँ। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। सक्रिय संक्रिया 9 धन 7, छोटे कोष्टक में क्या लिखा है, 9 धन 7, फिर लिखा है भाग का चिन्ह, उसके बाद लिखा है 4 गुणित 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना होगा ये हमको बताना है। अब ध्यान देना है, अंदर का धन ही चिन्ह है। ठीक, तो सबसे पहले कोष्टक हल किया जाता है, याद रखें। तो कोष्टक में लिखा है 9 धन 7, यानी 9 धन 7 कितना हो गया, 16। अब कोष्टक खुल गया तो बगल में भाग चिन्ह है, ये 4 गुणित 5 लिखा है। भाग का चिन्ह और गुणा का चिन्ह है, तो पहले भाग होता है बोडमास के नियम से। तो 16 को 4 से भाग करो, क्या आता है, 4 चौक 16। अब क्या आ गया, 4 गुणित 5 बता, 4 पंचे 20। देखो ऑप्शन सी में दिया है, यही इसका सही उत्तर है। क्लियर। तो बोडमास का नियम जानते रहोगे तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। कोष्टक दिया हो तो कोष्टक पढ़े, तो कोष्टक में 9 धन 7 है, तो 9 धन 7 16 कर दिए। कोष्टक खुल गया तो बगल में भाग का चिन्ह था, 4 गुणित 5, भाग पहले होता है, 16 को 4 से भाग किए 4 आया। अब फिर गुणा करेंगे, बचा हुआ संख्या गुणा 5 से, 4 पंचो 20, यही आंसर है बच्चों। क्लियर, आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं, अंतिम दो प्रश्न मिल गए। 11/17 और 15/34 को जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखो बढ़िया, केवल जोड़ना है, दोनों भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने का नियम क्या कहता है, हर समान होना चाहिए तभी भिन्न जोड़ सकते हैं। तो ये 34 है, इसको 34 बनाया जा सकता है 17 को। 2 से देखो गुणा कर दो, 17 दूनी 34, तो 2 नीचे गुणा किए तो ऊपर भी 2 गुणा करना पड़ेगा। ये भी 34 बन गया, ये भी 34, तो दोनों 34 है तो हर में 34 लिखेंगे। 11 दूनी 22 हो गया, 11 गुणित 2 लिखा है, धन 15। चलो जोड़ो, 5 2 7, 1 और 2 3, नीचे में 34। अब चूंकि ये और कटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, देखो ये संख्या कहाँ पर लिखा है, 37/34, ऑप्शन डी में लिखा है। यही बच्चों इसका सही उत्तर है। ठीक, सिंपल सा था भाई। भिन्नों को जोड़ने का नियम कहता है हर को समान कर दो, या उसी को हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त निकालो। तो जितना आएगा उतना हर को बनाना रहता है। तो दिख तो रहा है 34 है तो 17 दूनी 34 बन सकता था। अंश हर में गुणा किए 2 से तो ऊपर भी करना रहता है। ठीक, अब हर समान हो गया तो अंशों को केवल जोड़ते हैं। तो अंश में 11 गुणित 2 लिखा था, यानी 11 दूनी 22, इधर 15 जोड़ दिए, 37/34 आ गया, यही आंसर है। ठीक, चलिए अब देखते हैं बच्चों इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न क्या कह रहे हैं, ये 60 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ऐसा पूछा। तो इसमें ना गलत ऑप्शन वास्तव में छांटना था, तो गलत ऑप्शन छांटने से जल्दी उत्तर तक पहुंच सकते। कैसे, देखो यहाँ लिखा है 5 किलोग्राम 250 ग्राम, तो जब भी इस तरह 5 किलोग्राम और 250 ग्राम लिखा है, ठीक, इसको क्या बयान बनाया है, देखो ग्राम, तो 5 किलोग्राम, किलोग्राम वाला में दशमलव पहले लिखा था। अब ये जो ग्राम है अगर 3 अंक का है, ग्राम 3 अंक का है तो लिखा था, तो वास्तव में इस तरह बनेगा, यानी कि यहाँ से दशमलव हटा दो
तो ये बन गया 5250 ग्राम, 5250 ग्राम, जबकि इसमें नहीं लिखा है, तो ये गलत आंसर है। दूसरा को देखो, दूसरा को मान लो समझ में नहीं आ रहा था तो इसको मत देखो। तो ये देखो 6 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 650 ग्राम हो गया। अरे भैया ग्राम बनाया है, 600 सॉरी 6 किलोग्राम 500 ग्राम, तो ये 6 किलोग्राम 500 ग्राम। ठीक है, तो ये 6 किलोग्राम और 500 ग्राम लिखा है, तो ये, हाँ ये तो सही है। 6 किलोग्राम और 500 ग्राम, ये बिल्कुल सही उत्तर है, यही गलत होगा, ये सही है। इसको देखिए, दो 2 डेसीग्राम, तो 2 डेसीग्राम मैंने 2 डेसी सेंटी मिलीग्राम बनाना था, और 10 मिलीग्राम, तो ये 210 मिलीग्राम हो रहा है, इसमें 2010 लिखा है, मतलब गलत है। तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक, ये इसका सही उत्तर है। अब ऑप्शन बी क्यों गलत हुआ, चलो एक बार फिर कोशिश करता हूँ इसको बनाने की। अब देखो करना क्या है, 2 किलोग्राम लिखा है, 2 किलोग्राम 80 ग्राम, तो ऐसे मान लो किलोग्राम लिख लेता हूँ यहाँ। अब डेका बनाना है, 2 किलोग्राम को डेका, तो किलोग्राम डेका, किलोग्राम के आगे क्या होता है, हेक्टो, हेक्टो के आगे डेका, तो इस तरह बन गया है 200 डेका ग्राम। ये ध्यान से देखो, किलो है ये, तो किलो को डेका बनाना है, तो किलो डेका तरफ शून्य बढ़ाते जाते हैं। 2 किलोग्राम, तो किलोग्राम के बगल में रहता है हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम के बगल में डेकाग्राम, तो इस तरह 200 डेकाग्राम बनाओ। क्या 2 किलोग्राम, अब लिखा है 10 डेकाग्राम, तो 10 डेकाग्राम तो डेकाग्राम में बन गया है, तो जुड़ेगा। ठीक, तो इस तरह ये बन गया 210 डेकाग्राम, जबकि लिखा है 2100, इसलिए गलत। ठीक, तो ऑप्शन सी बच्चों इसका सही उत्तर है। तो इस तरह से बच्चों आज का जो ऑनलाइन क्लास है यहीं पर समाप्त होता है।